नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि जो सोने की तस्करी करते हुए एक फिल्मी हीरोइन पकड़ी गई है, उसके पिता के बारे में तो सबको पता है कि उसका सौतेला बाप एक पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी है। सबको ये पता है कि वो हीरोइन है। उसके ग्लैमरस से ग्लैमरस फ़ोटो निकाल के चैनल वाले आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि उसकी इस तस्करी का निर्मला सीतारमण से क्या कनेक्शन है, हमारे देश की वित्त मंत्री से इस गोल्ड की तस्करी का क्या कनेक्शन है, वो कौन सी इस वित्त मंत्री की बातें हैं जिनसे वो गोल्ड की तस्करी कर रही है, जिसके कारण वो तस्करी कर रही है। आज हम इसी पे बात करेंगे और समझेंगे कि ये सरकार किस तरह से देश का सत्यानाश करने में लगी है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। जो खबरें चल रही हैं उसमें सरकार की वाहवाही छिपी हुई है कि किस तरह से रान्या राव करके एक अभिनेत्री थी, उसको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने पता लगा लिया कि वो सोना लेके आ रही है। उसकी घेरेबंदी की गई। एक सिपाही भी उसको बचाने की कोशिश कर रहा था कस्टम का। किस तरह से वो कपड़े सिलवाती थी, किस तरह से वो कमर पे सोना बांधती थी, किस तरह से सोने को जांघों के पास ले जाती थी और वहाँ बांध देती थी, और किस तरह से सोने को बाहर से भारत में लाने का नियम है, सब कुछ आपको बता दिया। लेकिन इन भारत माँ के सच्चे सपूत मीडिया वालों ने आपको ये नहीं बताया कि भारत माता में ये अचानक सोने की स्मगलिंग क्यों होने लग गई, क्यों एक फिल्मी हीरोइन तक सोना स्मगल करना शुरू कर चुकी है। इसके पीछे निर्मला सीतारमण की कौन सी गलती है, प्रधानमंत्री की कौन सी गलती है। अब हम इस खबर को थोड़ा सा तफसील से समझते हैं, इसकी गहराई में चलते हैं, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि कहानी इतनी आसान नहीं है। सरल तरीके से समझें तो एक हीरोइन जिसको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, एक हीरोइन जिसका नाम और फेम होता है, जिसके साथ लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं, जिसकी समाज में बहुत इज्जत होती है, वो हीरोइन 30 बार दुबई जाती है और हर बार वहाँ से कई किलो सोना लेकर यहाँ पर आती है। क्या ज़रूरत है उसे ऐसा करने की? ज़रूर ही उसे कोई बड़ा फ़ायदा होता होगा वहाँ से यहाँ पर सोना लाने में। हम अगर पीछे चलें तो 1990 से पहले भारत में गोल्ड स्मगलिंग की इस तरह की कहानियाँ हम आम सुना करते थे। सोने की तस्करी कर करके भारत में हाजी मस्तान से लेके रऊफ लाला से लेके दाऊद इब्राहिम तक पता नहीं कितने बड़े बड़े गैंगस्टर बन गए, तस्कर गोल्ड और डॉन बन गए, जो हिंदुस्तान को मुट्ठी में रखते थे, जो बड़े बड़े नेता उनके लिए काम किया करते थे, जो सांसद हैं वो उनके शूटर्स को अपने घर में ठहराया करते थे। उनके शूटर्स बहुत अहम होते थे इस मुल्क में। प्रधानमंत्री उस वक़्त के माननीय अटल जी भी चिट्ठी लिखा करते थे। तो तस्करी जो है इतना बड़ा कारोबार था, और तस्करी से सोना ही सोना तस्कर करके लोग क्या क्या कर लेते थे। 91 में भारत की सरकार एक नीति लेकर आई, और उस नीति के बाद ये लोग दूसरे धंधे में जाने को मजबूर हो गए, जैसे फिरौती का, एक्सटॉर्शन का, ये और वो, धमकाना, हूल देना। सोने की तस्करी से पैसा नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि सरकार की एक नीति इस देश को बदल चुकी थी और सोने की तस्करी करना फायदे का सौदा नहीं रह गया था। क्यों नहीं रह गया? इसलिए नहीं रह गया क्योंकि भारत में सरकार ने सोने के दामों को ऐसा कर दिया जो बाहर की दुनिया के दामों से मिलते थे, और अगर सोना वहां से तस्करी करके लाओगे तो कुछ मुनाफा नहीं होगा। आपको पता है इस युग में इससे पहले जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है, 14 के बाद जो हो रहा है वो सब कुछ सच हो रहा है। इस कॉन्फिडेंस के साथ सरकार काम करती है, और इसी कॉन्फिडेंस ने 2015 में कांड कर दिया। कांड ये कर दिया कि भारत में सरकार ने सोने पे टैक्स लगा दिया।
बहुत सारे लोग होते हैं, सेक्स प्रेमी होते हैं, हमारी सरकार टैक्स प्रेमी है। तो टैक्स प्रेमी सरकार को टैक्स लगाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। डॉलर बढ़े जा रहा था, रुपया डूबे जा रहा था। हमारी सरकार के सदर, हमारी सरकार के मुखिया ये डायलॉग मारा करते थे कि जब गिरता है वो रुपया तो प्रधानमंत्री की पता नहीं क्या इज्जत विज्जत गिरती है। तो जब रुपया गिरने लगा तो मैंने आपको बताया कि कई सारे धतकर्म आरबीआई ने करे। अपने ही प्रेस में छापा हुआ रुपया जो विदेशों से आने वाला डॉलर था उसको दे देकर इन्होंने नोट खरीदे, भारत के रुपए। आरबीआई को लगा कि अगर हम भारत में सोना जो आता है उसको हतोत्साहित करें, भारत की जो जीडीपी का 1.7% सोने के इंपोर्ट पे खर्च होता है, तो आरबीआई ने यह किया कि हम एक काम करते हैं, सरकार को कहा कि भैया ऐसा है, अगर आपको डॉलर को बचाना है तो सोने के आने को हतोत्साहित करो। यानी जिस जगह जब सोना भारत में लाना महंगा हो जाएगा, टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर लोग देश में सोना इंपोर्ट नहीं करेंगे। इनको लगता है कि टैक्स अगर बढ़ा देंगे तो ये कोई ज़रूरी चीज़ तो है नहीं, गरीब की चीज़ तो है नहीं जिसकी खपत कम हो जाएगी। तो इनको लगा सोना बढ़ा देंगे तो खपत हो जाएगी कम। स्मार्ट तरीके से चल रहे थे, ओवर स्मार्ट लोग हैं। नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने पूरी दुनिया के मार्केट से 8 से 12% सोने का रेट भारत में बढ़ा दिया। सोने में 12% मुनाफा, ऊपर से यहाँ पर जीएसटी भी लगा दी थी सोने पे, आपको याद होगा। तो इतना मुनाफा तो सोने पे नहीं होता कि 10 से 12%, लेकिन अगर आप सोने की स्मगलिंग कर रहे हो तो आप 12% पैसा कमा सकते हो। इसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए और उनको लगा कि अगर दूसरे रास्ते से सोना ले आएं तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। सरकार ने हॉलमार्क वगैरह के नियम बनाए, लेकिन अब भी जब भी आप जाएंगे उसकी दुकान पे, वो आपको सीधे सीधे पूछेगा, आपके पड़ोस के आप सुनार से पूछ लीजिए कि आपको हॉलमार्क वाला चाहिए या बगैर हॉलमार्क वाला। बगैर हॉलमार्क वाला सोना जो है वो आता है स्मगलिंग से। खैर साहब, तो स्मगलिंग शुरू हो गई दोबारा से, और स्मगलिंग इस तरह बढ़ी कि 15% तो आयात शुल्क, 3% जीएसटी और 5% बाकी शुल्क लगा के इन्होंने बाकायदा इसको 22-23% टैक्स वाला बना दिया। यानी अगर सोना वहाँ से रख लाओ, सोना कम जगह में ज़्यादा पैसे का भी आ जाता है। तो तस्करी का सिलसिला शुरू हो गया। अब अगर आप इस जगह पर इस वक्त यहीं प्रोग्राम में रुकें और सोचें कि ये जो रान्या राव है, ये अगर फिल्मी एक्टिंग छोड़ के किलो किलो के हिसाब से सोना भारत में लेके आ रही है, इसीलिए तो ला रही है कि वहाँ से वो अगर 1 लाख रुपए का सोना लाती है तो सीधे 20,000 बना रही है। 1 करोड़ का लाई तो 20 लाख। ये तो इतना मुनाफा तो किसी धंधे में नहीं है। तो हिंदुस्तान में तस्करी का दौर आ गया। वाह रही सरकार। और तस्करी से सोना सिर्फ वहाँ से नहीं आ रहा था, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के रास्ते से भी ज़बरदस्त सोना अंदर घुसा। जलमार्ग से, जहाँ बॉर्डर हल्के हैं वहाँ से, जहाँ पैसा खिला सकते हैं वहाँ से, और भारत में तस्करी का सोना बड़ी तादाद में आने लग गया। अगर आप दुनिया से सोने की कीमतों की तुलना करें तो भारत में 62,000 से 65,000 रुपये अगर जिस समय दाम था, हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज तो 80 को छू रहा है, उस समय 15% आयात शुल्क लगता था और 3% जीएसटी लगता था। दुबई में ये सोना था वहाँ पर 55,000, 55 से 56, यानी जो सोना वहाँ 56 था यहाँ 65 था, जो वहाँ 55 था वो यहाँ 62 था। इस पे भी 5% वैट वहाँ लगता है, वो भी रिफंडेबल है। यानी हम लोग 18 से 23% वाले हैं और वो 5% वाले हैं। सिंगापुर में इससे भी सस्ता सोना है और वहाँ पर नील बटा सन्नाटा टैक्स लगता है, 0 टैक्स लगता है सिंगापुर में सोने पे। यानी और रेट भी है 54 से 55,000। हांगकांग में भी 54 से 55,000 है, कोई टैक्स नहीं लगता। और अमेरिका में भी 54,500 से 55,000 रुपये रेट सोने का है नहीं। हम उस तारीख की बात कर रहे हैं जब भारत में 55 से 62 से 65 होता था। अभी यहाँ पर भी बढ़ा होगा, लेकिन ये जो अंतर आप देखेंगे
कि जो चीज़ वहाँ पर 54,000 की मिल रही है वो चीज़ यहाँ पर 62,000 की मिल रही है, जो चीज़ वहाँ 55,000 की जो मिल रही है, जो 65,000 की मिल रही है। 10 ग्राम सोना कितना होता है? 10 ग्राम, कुल 10 ग्राम, और सोने का वजन भी ज़्यादा होता है। 10 ग्राम अगर आप लकड़ी रखेंगे तो शायद बड़ी हो जाए। इतना नन्हा सा सोना, 10,000 रुपये का अंतर, एक दिन का काम, वहां से लेना है यहां लाना है और 10,000 कमाना है सिर्फ इतने नन्हे से सोने पे। और जब ये सोना किलो के हिसाब से हो, जब ये सोना 10 किलो 5 किलो हो, तो बड़ी से बड़ी हीरोइन भी कहेगी मैं एक्टिंग करके क्या कर लूँगी, मुझे तो अपना परलोक भी सुधार लूँगी, 10 पीढ़ी का कमा लूँगी, जाती हूँ बेल्ट पहन के आती हूँ। तो ये हालात जब वो हीरोइन गई है और लेके आई है, तो इस देश में ये हालात, दिन रात मेहनत करके आदमी नहीं कमा रहा है, वैसे हालात किसने पैदा किए? निर्मला सीता मैया ने पैदा किए। मोदी जी का नाम लेंगे तो लोग नाराज हो जाते हैं। वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण है, तो उन्हीं का नाम ले देते हैं। और ये पूरा एक वातावरण बना दिया जिसमें तस्करी से सिर्फ तस्करी नहीं होती है, तस्करी के बहाने काला धन बढ़ जाता है। बेईमान लोग जो होते हैं, काला धन वैसे भी बढ़ रहा है। अब ये यूपीआई जो है, इसको इन्होंने धीरे धीरे करके पेड़ बना रहे हैं, लोग यूपीआई से दूर भाग रहे हैं। मैंने आपको बताया था, उससे भी काला धन बढ़ रहा है। आप कहीं जाइए प्रॉपर्टी की डील करने, आप काला धन फिर से मांगने लगे हैं लोग, क्योंकि आपने पैसे के लेन देन को टैक्सेबल बना दिया। यानी सफ़ेद में कुछ दूंगा तो मैं मरूंगा। हर जगह टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स 30%, ये टैक्स, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी गेन टैक्स, ये वो तमाम सारा। तो इस वजह से भारत में सोना सबसे महंगा है। अब आप सोचिए 2011 में 10 से 20 टन सोने की तस्करी होती थी और 23 में ये 120 से 150 टन है साहब, ये चोरी हुई। सबसे ज़्यादा दुबई, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से होकर यहाँ पर सोना आ रहा है। सोने की तस्करी में 200% की बढ़ोतरी हो गई है और 5,000 करोड़ का कम से कम सरकार के टैक्स का नुकसान हो रहा है। भैया मोटा टैक्स लगाओगे तो लोग टैक्स चोरी करेंगे और टैक्स चोरी करेंगे तो नुकसान होगा। इससे धीरे धीरे करके भारत में तबाही आ गई। और एक तबाही क्या आई, देखिए, जिस दिन सरकार ने ये टैक्स वापस लिया, अभी इसको कम किया वापस सरकार ने, वापस इनकी बुद्धि खुली, अभी हाल में किया है। तो जब इन्होंने टैक्स वापस किया तो उससे इनको बड़ा फायदा ये हुआ कि इनके यहाँ रेट भी कम हो गए। आरबीआई झंझट में पड़ गया था, एक बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया था। भारत सरकार के पास पैसों की कमी थी। आरबीआई ने कहा कि हम जनता से पैसा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि बैंकों से लोन ले लेके और उसको राइट ऑफ कर करके पैसा बहुत सारा उद्योगपति इस देश के उड़ा चुके थे। कोई विदेशों में भेज चुका था, कोई कुछ कर चुका था। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी शेल कंपनियों की कहानियां हैं, सब कुछ मैं बता चुका हूं आपको। आधा घंटा फिर लग जाएगा अगर इस पर बताऊंगा तो, इसलिए नहीं बताता हूं। तो ये पैसा जब बैंकों का कम पड़ने लगता है, आरबीआई का काम है कुछ पैसे इकट्ठा करे। आरबीआई ने देश के लोगों से कहा कि भाई हमको कुछ पैसे दे दो, हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं। कैसा बॉन्ड? ऐसा बॉन्ड जिसमें सरकार की गारंटी हो, यानी आप पैसे उनको दोगे तो सरकार आपको गारंटी देगी। तो आरबीआई एक स्कीम लेकर आई जिसको कहा गया सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन मतलब भारत सरकार का, गोल्ड बॉन्ड सोने का बॉन्ड। क्या था कि इस बॉन्ड को आप खरीदोगे तो सरकार को आप पैसा दोगे, तो आप सोने के रेट से पैसा दोगे और सोने का जो दाम आज है उस दाम में आप बॉन्ड खरीद लो। और उसके बाद जैसे आपने 10 ग्राम सोना खरीद लिया आज, सरकार आरबीआई से पैसा, सोना नहीं खरीदा, सोने का पैसा दे दिया और आरबीआई ने आपको लिख के दे दिया भाई आपका पैसा हमारे पास, आपका सोना हमारे पास पड़ा है। अब सरकार को उसने ये भी कहा कि जिस दिन आप खरीदोगे इसको, उस दिन आपको जो सोने का रेट होगा वो रेट आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो लोगों ने कहा ठीक है भाई, जब हम बाजार से सोने खरीद लेंगे, आरबीआई से क्यों खरीदेंगे, अभी मत जाओ। आरबीआई ने कहा रुको, हमारे पास आपके लिए और भी है। अगर आप 5 साल तक इस बॉन्ड को बेचते नहीं हो तो आपको इनकम टैक्स भी नहीं लेंगे, इससे जो कमाई होगी। अब नाचने वाला है हमारा भारत का आम नागरिक। लेकिन आरबीआई ने कहा अभी रुको, वो जो आता है ना बीच में लगाए थे अभी रुको वाला, तो उसने कहा कि भाई हम आपको 2% ऊपर से देंगे, यानी जो सोने का दाम ऊपर से ही है। आरबीआई ने जब ये बॉन्ड का आइडिया निकाला था तो सोचा था भाई इतना तेज थोड़ी सोने का दाम बढ़ेगा,
कि बैंकों के ब्याज 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 से ऊपर चला जाएगा तो हम पैसा उठा लेते हैं। तो लोगों ने बॉन्ड खरीद लिए, पैसा सरकार को दिया और कहा ठीक है भाई, उन्होंने कहा लो भाई इतने बड़े सोना, इतना सोना तुम्हारे नाम से खरीद के हमने पास रख लिया है, मान लो। अब आप समझ गए, आप सोने के दाम में आज सोना खरीद रहे हो, लेकिन जब बेचोगे तो कोई सुनार उनार कटिंग वटिंग ये सब कुछ नहीं होगा, मेकिंग चार्ज वगैरह नहीं दे रहे हो, और वो सोना सरकार के पास में, आपने सरकार जिस दिन मैच्योरिटी आएगी या 3 साल बाद कभी भी आप उसको सरकार से बेच सकते हो। अब आपने सरकार को वापस किया तो सरकार उस वक्त का रेट से सोने का पैसा देगी और आपको 2% भी देगी और टैक्स भी नहीं लगेगी अगर 5 साल से ज़्यादा रखा। तो क्या हुआ कि आरबीआई को लगा यार हमने उसके बहुत सारे वर्जन आए, लोगों में बड़ा पॉपुलर हुआ, लोगों को लगा एक तो सेफ इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड तो डूब भी सकता है, पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन इस सब सरकार की निर्मला सीतामैया की पॉलिसी के कारण सोने का दाम आसमान पे जाने लग गया, और जब आसमान पे जाने लग गया तो आरबीआई को लगा कि हमने क्या बवाल मोल ले लिया भैया, ये सोना तो इतना महंगा होता जा रहा है, तो अगर हम इस सोने के दाम से उस वक्त पेमेंट करेंगे तो हमारी दुनिया उड़ जाएगी। तो इसको लेकर फिर आरबीआई को वो बॉन्ड वापस लेना पड़ा, सिर्फ एक सरकार की गलत नीति के कारण। वो अच्छा खासा बॉन्ड था, आज किसी भी चीज़ की सुरक्षा नहीं है, बैंक में रखे हुए पैसे की भी 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा है, उस बॉन्ड में पूरी सुरक्षा थी, वो भी था, तो आप खरीद लेते, चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन एक नीति ने, गलत नीति ने पूरे के पूरे गणित को गड़बड़ा दिया। अब अगर आप इस पहलू को समझें तो ये जो नियम है वो नियम हम पे तो लागू होता है, फिर से उद्योगपतियों पे लागू नहीं होता। यानी आप जो टैक्स लगा रहे थे, जिसको आपको बाद में कम करना पड़ा, वो टैक्स उद्योगपतियों पे लागू नहीं होता। अब आप कहोगे वो अभी भी तो टैक्स लगता, तो अभी भी तो 5% टैक्स लगता है भाई। दरअसल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जो काम ये हीरोइन नंबर 2 में कर रही थी वो नंबर 1 में करने का जुगाड़ भारत के उद्योगपतियों को सरकार ने दे दिया है। क्या बोले, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ जो हैं, वहां पर अगर आप प्लांट लगाओगे तो आपकी बल्ले बल्ले है। जो 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, हम नहीं लेंगे आपसे, जा जी ले अपनी जिंदगी। यानी एक आदमी, मैं अगर कोई सोना खरीद रहा हूं तो उस पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी वाला खरीद रहा हूं, भले ही मैंने इंपोर्ट नहीं किया, लेकिन जिसने इंपोर्ट किया उसने तो दिया, वो मुझसे वसूलेगा। और SEZ वाला बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के सोना लेगा, यानी उसको दुबई वाले, सिंगापुर वाले, हांगकांग वाले रेट में सोना मिल रहा है। अब आप सोचिए, ये जो भेदभाव है, इसी के कारण अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और इसके साथ साथ उन लोगों के ऊपर GST भी नहीं लगती। इसी वजह से SEZ घोषित कर दिया था। अकेला SEZ में कई उद्योग होने चाहिए, लेकिन अडानी का गोड्डा वाला पावर प्लांट सरकार ने SEZ घोषित कर दिया था ताकि उसको टैक्स से छूट दी जा सके। जबकि एक पावर प्लांट के लिए कोई SEZ घोषित करता है, लेकिन सरकार आपकी हो तो आप कुछ भी कर सकते हो और करवा सकते हो। खैर, इसके अलावा कॉरपोरेट टैक्स में भी रियायत होती है। पहले 5 साल तक SEZ में जो भी आप कमाई करोगे, उससे जो कॉरपोरेट कमाई करेगा उसको 100% छूट होती है। उसके बाद अगले 5 साल तक 50%। आप सोचिए, ये आप जो कहते हो ना कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार क्या कर लेगी, मोदी जी क्या वहां खड़े हो जाएंगे क्या, सरकार की नीतियां इस देश को पूरा बदल सकती हैं। आपके आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, आज की तारीख में सरकार अगर पेट्रोल डीजल का टैक्स 1/4 कर दे, GDP आसमान पे चली जाएगी, बहुत तेज उत्पादन होने लगेगा और महंगाई भी शुरुआत में कम हो जाएगी, बाद में हो सकता है कि महंगाई बढ़ जाए। लेकिन ये जो चीजें हैं ये सरकार रेगुलेट करती है और सरकार के अपने बहुत सारे गणित होते हैं। उन गणितों में एक तत्व जो होता है वो आम जनता भी होती है, सिर्फ एक। बाकी 80 चीजें दूसरी है। इसको खुश करना है, ट्रंप को खुश रखना है, ट्रंप के लिए टैक्स कम कर सकते हैं, हमारे लिए नहीं कर सकते। उसको खुश रखना है, फलां को खुश रखना है, अंबानी को भी रखना है, अडानी को भी रखना है, सबसे मतलब है। इसने चंदा दिया था, इसने चुनाव जितवाया था और इसने अमेरिका में आदर सत्कार की फंडिंग की थी। तो इतने सारे फैक्टर के कारण आपका पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं होता। लेकिन आप सोचिए कि SEZ में सोना सस्ता बाहर से भी आएगा
और ये एसईजेड बाहर सोना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यानी जो जोहरी है हमारा सुनार, कोई जिसकी दुकान है दिल्ली में, समझ लीजिए उसकी कूचा महाजनी में दुकान है, वो आदमी सोना एक्सपोर्ट करने जाएगा तो उसके सोने का दाम ज़्यादा होगा, और एक आदमी जो एसईजेड में बैठा हुआ है उसका सोने का दाम सीधे 15% कम होगा। यानी वो जो व्यापारी है वो पिट गया। आम ज्वेलर इस एसईजेड वाली छूट और तस्करी के कारण पिट गया। जब पिटने लगा तो उसने तस्करी के साथ दोस्ती कर ली और तस्करी का माल खपाने लगा। ये एक हकीकत है गोल्ड की दुनिया की, जो मैं आपके सामने इस हीरोइन के बहाने ला रहा हूं। गलत फैसलों से किस तरह से नुकसान होता है इससे आप अंदाजा लगाइए। जीएसटी का फैसला मैं कई बार जिक्र करता हूं, इस देश को बर्बाद कर चुका है। गरीब आदमी गरीब 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 होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर 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 होता जा रहा है। कई छोटे व्यापार बंद हो गए हैं जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा कारोबार बंद होने की बात है, सिर्फ जीएसटी की टेक्निकलिटीज के कारण। और जीएसटी के कारण चीजें महंगी हो जाने के कारण उनके कारोबार चल ना सके। इसके साथ साथ 28% जीएसटी के कारण ऑटो, टेक्सटाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सारा कारोबार ठप हो गया। ठप हो गया मतलब उसकी सेल पे बुरा असर पड़ा है। मैंने आपको बताया था कि कारें 3-3, 4-4 महीने खड़ी रहती हैं। नए मॉडल आते जाते हैं, पुराना बेचारा बेच नहीं पा रहा शोरूम वाला। जो 1 महीने की इन्वेंट्री होनी चाहिए वो 3-3, 4-4 महीने की इन्वेंट्री बनी हुई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का इस तरह सत्यानाश हो रहा है। और इन्हीं ड्यूटियों के कारण आज हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, हम रोते हैं कि हमारा आयात बहुत होता है, निर्यात नहीं होता। तुम अपने यहाँ पे चीज़ें इतनी महंगी कर लोगे तो दुनिया में कोई तुमसे महंगी चीज़ क्यों खरीदेगा प्यारे? उल्टा वहाँ की चीज़ यहाँ पे आने लगेगी। चाइना का माल यहाँ इसलिए महंगा बिक रहा है क्योंकि वो सस्ता होता है। वो माल की डंपिंग कर देते हैं यहाँ पे, टैक्स कम करके बेचो भेजो। और हम लोग टैक्स लगा लगा के अपना माल इतना महंगा किए जा रहे हैं कि वो पूरी तरह से कोई लेने को तैयार नहीं है। छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ गई जीएसटी के कारण, और कॉरपोरेट का वो मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए आप देख रहे होंगे गरीबी की रेखा के नीचे लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। मुफ्त के अनाज पे, ज़्यादातर इस देश की आबादी मुफ्त के अनाज पे ही पल रही है, सरकार के आंकड़े हैं। इसके अलावा जो एक रेट्रोस्पेक्टिव टेस्ट लगाया था, यानी टैक्स पहले बनता था, टैक्स उस तारीख में बनता था, आज हम मान रहे हैं कि आपका बनना चाहिए तो लाओ उसको, टैक्स को लाओ। जो चीज़ पुराने दौर में हो गई, पुराने दौर में मैंने व्यापार कर लिया, पुराने दौर में मैंने माल बेच दिया, पुराने मॉल में मैंने मुनाफा कमा लिया, उस पुराने दौर में मैंने जो माल बेचा है उसमें टैक्स जोड़ के तो नहीं बेचा है। अब आप कह रहे हो ना उस रेट से टैक्स लगेगा, उस दौर से टैक्स लगेगा। उस चक्कर में भारत में कई कंपनियां बर्बाद हो गई। वोडाफोन की बर्बादी का कारण यही था, केयर्न एनर्जी की भी बर्बादी का कारण यही था। और इसके ज़रिए जो विदेशी निवेशक थे उनका भरोसा टूटा। बहुत सारे लोग भारत से हाथ जोड़ने लगे। ये बात कर रहा हूँ एफडीआई की, एफआईआई की नहीं, जो अभी भारत का शेयर बाजार छोड़ के भागे हैं। ये वो हैं जो कंपनियों में साझेदारी करते हैं, यानी भारत में जो कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदते हैं। एफआईआई का भी यही हुआ, जो शेयर बाजार से पैसा निकाल निकाल के बाहर लेके जा रहे हैं लोग। आप रोज बाजार गिर रहा है आपका, उस गिरने के पीछे यही कारण है कि एक तो आपने अर्थव्यवस्था में हवा भर दी, फालतू का पैसा लगा लगा के आपने, आपके यहाँ पे छूट मिली रही, उद्योगपतियों अपने दाम बढ़ाते रहे। आपके सामने अडानी का केस था ही, अभी पिछले दिनों फिर एक केस आ गया जिसमें उसने यही किया था कि इंटरनेशनल बाजार में टैक्स बढ़ा दिए थे। अभी हाल का मामला है, मैंने 4 दिन पहले आपको वीडियो बनाया था, किस तरह से खेल किया गया। आपने जब 2018 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया, निर्मला जी ने लगाया, तो उससे क्या हुआ? जबरदस्त बिकवाली हुई। फरवरी 18 में 22,000 करोड़ रुपए, यानी 3 अरब डॉलर पैसा लोग निकाल के ले गए। क्रिप्टो पे टैक्स लगाया 30%। टीडीएस लगाने से क्रिप्टो ट्रेडिंग का 90% बिजनेस बाहर चला गया। अब क्रिप्टो करेंसी आपको डर लगता है कि भैया मैंने जो धंधे का मॉडल चुना है उससे ये बाहर है, इस पे आरबीआई का शासन नहीं चलता, तो इस आरबीआई को भगाओ। ये सरकार का नियंत्रण बढ़ाने के लिए किया गया।
अब आपने जब सब कुछ कर रहे हो, आप यूपीआई कर रहे हो, अब आप कह रहे हो यूपीआई में खर्चा होगा। भाई व्यापारी का होगा, कुछ अभी कंडीशन लगाई है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि सारे के सारे लोग जो हैं वो टैग कह रहे हैं कि हमारी कमाई कर रहा हूँ, फ्री में थोड़ी आपका पैसा ट्रांसफ़र करते रहेंगे यूपीआई में। तो सरकार यही सब तरीके निकाल रही है, अभी इस पर टैक्स लगा लो, उस पर लगा लो, मैंने आपको पूरा बताया था। अब सोचिए क्या स्थिति है, जब मैं आपको पैसे दूंगा तो मैं सुविधा ले रहा हूं, उस पर तो टैक्स लगा ही रहा हूं, पेमेंट पे भी टैक्स लग रहा है। बैंकों को कितना महंगा बना दिया गया है बैंकों में लेन देन करना, ऐसे में सारा उसके भी पैसे, इसके भी पैसे, आप देखते होंगे वो सारी चीजें हम रोज झेल रहे हैं। एक एक चेक की लीफ जो है बिकने लग गई है। तो क्या हुआ कि पैसा जो क्रिप्टो में हो रहा था वो बाहर से लेन देन होने लग गया, भारत के क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो गए। इससे भी नुकसान हुआ। तो जो टैक्सेशन है वो बहुत ही घटिया तरीके से इस देश की आम जनता की गर्दन पे चाकू चलाने के स्टाइल में किया जा रहा है, और जनता का कुछ बिगड़ रहा है तो बिगड़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था का भी बिगड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। आप कुछ नहीं बनोगे। जो हालात आपने बनाए हैं उसमें ये जो आपकी टैक्स प्रेमी सरकार है ना, उस सरकार के चलते ये जितने ट्रिलियन की है इतने पे भी टिकना मुश्किल हो जाएगा। ग्रोथ तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जो बात करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था 6% बढ़ रही है, इतने बढ़ रही है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें इन्फ्लेशन भी है, उसके अंदर डॉलर का दाम भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टैक्सेशन भी है, दूसरी चीज़ें। तो उसके बाद कुल मिला के बढ़ती कितनी है वो आप अंदाज़ा लगा लो। अमीरों के लिए फुल छूट है। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता था अडानी अंबानी और इस पे वो 30% होता था, 22% कर दिया है। 1,45,000 करोड़ रुपए का फायदा कॉर्पोरेट टैक्स में दे दिया गया इन लोगों को। अब आप सोचिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। महंगी कारों पे टैक्स में छूट, छोटी गाड़ियों पे 28% जीएसटी, मिडिल क्लास पिस रहा है, आम जनता के चीज़ों पे लगातार टैक्स बढ़ाया जा रहा है। कुल मिला के जो निचोड़ है वो ये है कि ये जो हीरोइन आज सोने की तस्करी कर रही है, ये एक सिम्टम है हमारी गलत टैक्स नीति का। ये गलत टैक्स नीतियों का जो चावल है उसके अंदर से हमने एक दाना निकाल के पता किया कि ये पका या नहीं पका। सच तो ये है कि जैसे ही आप ज़्यादा टैक्सेशन लगाते हो, टैक्स बचाने के लिए अपराध शुरू हो जाते हैं। सरकार की नज़र में अपराध हैं, आम आदमी के लिए वो नहीं है। ये कड़वा और परम सत्य है। आप व्हाट्सएप पे जो भी देशभक्ति बेचो, जो आदमी देशभक्ति का टेक्स्ट फॉरवर्ड कर रहा है वो भी जब दुकानदार कहता है बोलो जीएसटी के साथ तो ये आपको इतने रुपए का मिलेगा, बगैर जीएसटी के इतने का मिलेगा, तो कहता है भैया बगैर जीएसटी के दे दे, बिल मत बना। जब दुकानदार कहता है यूपीआई पे नहीं लूंगा, कैश में लूंगा पेमेंट, तो खट से कैश कर देता है। क्योंकि जिसमें अपना फायदा वो आदमी करता है। स्थिति, मेरा काम है जनजागरण करना। कुछ लोग कमेंट में भी लिखते हैं कि आप नेगेटिव बोलते हो, कुछ लोग बोलते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों एक बहुत बढ़िया पकड़ा मामला दूसरे वाले चैनल पे, वीडियो कुछ और था और थंबनेल कुछ और लग गया गलती से। वो एक दिन पहले का वीडियो अपलोड हो गया था। भाई साहब उस थंबनेल को देख के उस वीडियो पे इतने कमेंट आए नेगेटिव। मतलब मैंने वीडियो बनाया सोने पे और थंबनेल लगाया आलू का। लोगों ने सोने के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, जो वीडियो सोने पे, आलू पे कमेंट। तो जो लोग कहते हैं कि नेगेटिव 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 बोलते हो, उन लोग को समझना चाहिए भैया, मैं जानता हूं कि मैं उनको ज़्यादा टाइम दे रहा हूं। बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे कि साहब जो देखता भी नहीं थंबनेल पे कमेंट करता उसके लिए क्यों बोल रहे हैं, लेकिन सफाई देना मेरा फर्ज बनता है, भले एक दर्शक क्यों ना हो। जो मैं बताता हूं ना, इसको जिनकी तरफ से आप मुझसे लड़ते हो वो लोग भी ध्यान से देखते सुनते ही नहीं हैं, बुला के चर्चा करते हैं कि ये चीज़ आपने कही तो कैसे कही, और मैं जब बताता हूं कि ऐसे कही तो समझते हैं। चर्निंग होती है वहां पे, और जो आलोचक हैं उन्हीं के विचार काम आते हैं। चमचों के विचारों की कोई जरूरत नहीं सरकार को। एक बात याद रखिएगा हमेशा। और अब अगर क्रांति करनी है तो इस अमेरिका के खिलाफ करो जिसके टमाटर तक नहीं खरीद रहा है कनाडा,
और हमारी सरकार लल्लो चप्पों में लगी है। तुम झालर का बहिष्कार करते थे, गरीब के पटाखे तुमने बेकार करवा दिए जो वहाँ से इंपोर्ट हो चुके थे। हमने तो पैसे चीन को दे दिए थे, वो सामान यहाँ आ चुका था, दुकानदार उसमें इन्वेस्ट कर चुका था, वो बेचारा रो रहा था। हमारा साथी विरोध चीन का कर रहे थे, लप्पड़ मार रहे थे पड़ोसी को। लेकिन अब सरकार के साथ खड़े होकर क्यों ना हम अमेरिकी उत्पादों का बहिष्कार करें। करो बहिष्कार अमेरिका से जो कुछ आता है, बनाओ लिस्ट, खोलो पोल। कहां गई देशभक्ति? अमेरिका तो सीधे सीधे अन्याय कर रहा है, हमारे देशवासियों को बेड़ियों में बांध के भेज रहा है, हमारे ऊपर 100% टैक्स लगाने की बात कर रहा है उनका राष्ट्रपति, अंड वंड संड बोल रहा है, पाकिस्तान को धन्यवाद कर रहा है। लेकिन देशभक्ति वहीं अमेरिका से ही तो संचालित होती है। जब वो बोलते हैं तब देशभक्ति उठती है। हम लोग तो बैल की तरह हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो आ जाएगा वो दोहराने लगेंगे, फॉरवर्ड करने लगेंगे। खैर, वीडियो लंबा हो गया, 2 मिनट मैंने भी ले लिए। नमस्कार, जय हिंद।